अब उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्वार्फ प्लैनेट्स। जब हमने सोलार सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि सोलार सिस्टम में क्या आते हैं, सन भी आता है, हमारे 8 प्लैनेट्स भी आते हैं और ड्वार्फ प्लैनेट्स भी आते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या है ना, कुछ अब आकाश में बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, घूम रही हैं, है ना, पूरे चक्कर लगा रही हैं सूर्य के। तो अब उसमें मुख्य रूप से हमारे प्लैनेट्स भी हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी भी हो सकते हैं, आकाशीय पिंड भी हैं जिन्हें जो कि क्या कर रही हैं, वहाँ पर घूम रही हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। तो उसी में से एक है ड्वार्फ प्लैनेट्स, अ सेलेस्टियल बॉडी, है ना, दैट ऑर्बिट्स द सन। इस तरह से जो आकाशीय पिंड हैं जो क्या कर रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, हैज इनफ मास टू एज्यूम अ नियरली राउंड शेप। और उसका जो मास है या बोल सकते हैं जो उसकी साइज है वो कैसा है, नियरली राउंड, यानी कि कुछ कुछ कैसा है, गोल है, बट इज नॉट अ मून, लेकिन वो क्या नहीं है, मून नहीं है, यानी कि सैटेलाइट नहीं है, इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट्स। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। यानी कि एक तरह से वो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो कि क्या कर रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन वो उसको हम लोग मून नहीं कह सकते क्योंकि वो किसी प्लैनेट के चारों ओर घूम नहीं रही है, वो किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, इसलिए हम उसे मून नहीं कह सकते हैं। इसीलिए वो इतना, उसकी जो शेप है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि हम उससे प्लैनेट की संज्ञा दे सकें या उसको हम प्लैनेट कह सकें। इसलिए साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने उसे किस नाम से पुकारा है, ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम से पुकारा है, या बोल सकते हैं हम लोग उसे क्षुद्र ग्रह कहा है। ठीक है, आगे होगा इसके साथ में कि ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या है। आप लोग ये सोचोगे कि आपकी बुक में ये दिया हुआ टॉपिक तो क्या चीज़ है ये, तो उसका एग्जाम्पल है जैसे कि हम 2006 से पहले प्लूटो भी हमारे प्लैनेट्स में ही काउंट होता था। यानी कि पहले हम लोग 2006 से पहले 9 प्लैनेट्स पढ़ते थे, लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये उतना बड़ा और प्लैनेट्स के बराबर उसके प्लैनेट मतलब उस प्रकार नहीं है, ना उसमें ऐसे कंपोजिशंस या वैसे चीज़ें मिल रही हैं जो और प्लैनेट्स में हैं, तो इसको एज ए ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया गया था। तो यही इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि प्लूटो है, सेरेस है, इरिस है, ये सारे ग्रह क्या कहलाते हैं, हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स कहलाते हैं ना, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। फिर अर्थ का आप लोगों को सबको मालूम है कि अर्थ में जीवन संभव है। क्यों संभव है कि यहाँ पर पानी भी है, एटमॉस्फेयर भी है और क्या है, लिथोस्फीयर भी है ना, और सारी चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, बायोस्फीयर भी है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, जीवन संभव है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर हम स्पेस पे जाते हैं, अंतरिक्ष पे जाते हैं, तो जब वहाँ से हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका 1/3 पार्ट किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह भी कहते हैं। अब इसका जो हम बोल सकते हैं आकार है वो किस प्रकार का है, हम लोग बोलते हैं कि गोल है, पूरी तरह से गोल नहीं है। आप लोगों ने ऑरेंज देखा होगा, संतरा देखा होगा, है ना, तो वो इसका जो शेप है, द अर्थ शेप इज ज्यूअर्ड। ज्यूअर्ड का मतलब क्या होता है, ज्यूअर्ड से मतलब ये होता है कि ऊपर की तरफ हल्का सा कैसा होता है कि फ्लैटेड, ठीक है, पूरी तरह से गोल नहीं है, ऊपर और नीचे कैसा है, जैसे ऑरेंज आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ कैसा होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा अर्थ का शेप है वो भी कैसा है, ज्यूअर्ड है, यानी कि इसका मतलब क्या है, स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स। पोल्स कौन से होते हैं, ये नॉर्थ पोल्स, और ये कौन सा है, साउथ पोल्स। तो ये कैसा है, थोड़ा सा फ्लैटेड है। तो हमारी जो पृथ्वी का शेप है वो कैसा है, ज्यूअर्ड है ना। ज्यूअर्ड का मतलब क्या है कि ऊपर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पर थोड़ा सा कैसा है, फ्लैटेड है, यानी कि पूरी तरह से गोलाई नहीं है, उसमें हल्का सा कैसा है, फ्लैटेड है। इसलिए जो शेप है, जो हमारे पृथ्वी का शेप क्या कहलाता है, ज्यूअर्ड कहलाता है ना। इसका मीनिंग ही क्या है, इट्स स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स, है ना, कि इसे साउथ और नॉर्थ और साउथ पोल पे कैसा है, थोड़ा सा फ्लैट है ना। जो ऑरेंज का आपने ऑरेंज देखे होंगे, अधिकतर ऊपर ऐसा होता है, थोड़ा सा फ्लैटेड होता है, नीचे भी थोड़ा फ्लैटेड होता है ना। इस तरह से इसका शेप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्यूअर्ड शेप कहते हैं। और ये आप लोगों को मालूम ही है
कि जो हमारी पृथ्वी है वो रेवोल्यूशन और रोटेशन कितने टाइम में करती है ना, 365 14 डेज में रेवोल्यूशन करती है, यानी कि सूर्य के चक्कर लगाती है, और 24 डेज में क्या करती है, अपनी ही दूरी पर क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, यानी कि घूम रही है। वो कितने टाइम में करती है, 24 आवर्स में। और एक बात और है, ये तो आपको समझ में आ गया जियोइड शेप है। इसके अलावा जो हमारी पृथ्वी है हल्की सी कैसी है, टिल्ट है। टिल्ट का मतलब क्या है, हल्की सी तिरछी है। इस तरह से हल्की सी कैसी है, तिरछी है, यानी कि बिल्कुल ऐसी शेप में नहीं है, बल्कि हल्की सी कैसी है, तिरछी है, टिल्ट है, झुकी हुई है। Which are responsible for change season, और इसके वजह से ही, ये झुकाव की वजह से ही जो हमारे यहाँ पे सीजन चेंज होते हैं, है ना, कि गर्मी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है, बसंत भी आ रहा है, ऑटम भी आ रहा है। तो किसकी वजह से, इसी झुकाव के वजह से ही जो हमारे सीजन में चेंज आता है। दिन और रात किस वजह से होते हैं, आपको मालूम है कि रोटेशन की वजह से, है ना। 24 आवर्स में जो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होता है वहाँ पर दिन होता है, जो पिछला भाग होता है वहाँ पर क्या होती है, रात होती है। तो ये जो घूम रही है वो कितने टाइम में घूमती है, 24 आवर्स में। इसके अलावा ये हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी झुकी हुई है, रेवोल्यूशन भी कर रही है और रोटेशन भी कर रही है, और उस रेवोल्यूशन की वजह से ही क्या होते हैं, सीजन्स में जो हमारे चेंजेस आते हैं वो इसकी वजह से ही होते हैं। और जो हमारी पृथ्वी रोटेट करती है वो कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, ठीक है। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि सूर्य जो उदय होता है वो कहाँ से होता है, वेस्ट से होता है, कहाँ पर डूबता कहाँ पर है, ईस्ट में डूबता है। तो इस तरह से ही ये क्या कर रही है, सूर्य जो हमारी पृथ्वी है वो रोटेट कर रही है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एटमोसफेयर ऑफ नाइट्रोजन। अब हमारी जो पृथ्वी है, हमारे यहाँ पे जीवन हमारी पृथ्वी पर ही क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ पर एटमोसफेयर भी है। अब एटमोसफेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और इसके अलावा क्या है, वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर मतलब वाष्प के कण, है ना, जल के जो कण होते हैं वो भी इसमें विद्यमान है। इट आल्सो हैज अ लेयर ऑफ ओजोन। इसके अलावा जो हमारी पृथ्वी में मुख्य रूप से इस एटमोसफेयर पे जो स्थित है वो कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर है, जिसके वजह से ही हम लोग जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उससे हम लोग क्या हुए हैं, बचे हुए हैं, है ना। वहाँ वो एक तरह से वो ओजोन लेयर हमारी सुरक्षा कर रही है, हमारी एक तरह से सुरक्षा की छतरी हमारे ऊपर रखी हुई है उसने, जिससे कि वो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं हमारे पास तक डायरेक्ट नहीं पहुँचती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द अर्थ हैज़ वाटर ना, आपको ये बताया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है, अर्थ में हमारे यहाँ पर पानी है। अब वो अलग अलग फॉर्म में उपलब्ध है, यानी कि सी के रूप में भी, ओशंस के रूप में भी, रिवर्स के रूप में भी, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर विद्यमान है। दिस कंडीशन सपोर्ट लाइफ, और यही सारी जो स्थितियाँ हैं वो हमारे जीवन को क्या करती है, एक तरह से सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव है, लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। अवर प्लैनेट इज अबाउट, ये दूरी मैंने बताई दी थी कि हमारी पृथ्वी से दूर कितने दूर है, लगभग 150 मिलियन दूर है सूर्य। अब नेक्स्ट टॉपिक, सन देयरफॉर इट इज नेदर टू हॉट नॉर कोल्ड। अब इस दूरी की वजह से ही हमारा जो ग्रह है, हमारा जो पृथ्वी ग्रह है, ना तो बहुत ठंडा है और ना ही बहुत गर्म है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स क्या हैं, यानी कि उपग्रह। अब जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वैसे ही प्लैनेट्स के भी कोई चक्कर लगाता है, ठीक है। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं, प्लैनेट्स लगा रहे हैं, या और सेलेस्टियल बॉडीज लगा रही हैं, उसी प्रकार से कुछ ग्रहों के कुछ उपग्रह हैं जो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी का कौन चक्कर लगा रहा है, मून। जैसे कि पृथ्वी का कौन चक्कर लगा रहा है, मून लगा रहा है। अब मून अपने आप में रोटेट भी कर रहा है और पृथ्वी का क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन भी कर रहा है ना। पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है और खुद भी स्पिन कर रहा है। तो अब इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, या हम बोल सकते हैं उपग्रह
ज़्यादा सैटेलाइट्स किसके हैं, जुपिटर्स के हैं, कुछ सैटर्न के भी हैं, और हमारी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जिसे कहते हैं, वो कौन सा है, मून है। तो अब ये जो सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। समझाई दिया मैंने, सैटेलाइट्स क्या कहलाते हैं, जो कि प्लैनेट्स का चक्कर काट रहे हैं ना, किसका चक्कर काट रहे हैं, प्लैनेट्स का चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि अर्थ का चक्कर कौन काट रहा है, मून काट रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ का सैटेलाइट कहते हैं। अब ये जो सैटेलाइट है, ये क्या है, हमारे क्या ह्यूमन मेड भी है और नेचुरल भी। नेचुरल आप लोगों को समझ में आ गया, जो प्राकृतिक रूप से है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून है। ऐसे ही इसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स ह्यूमन द्वारा लगाए गए हैं, मानव द्वारा लगाए गए हैं। किस लिए लगाए गए हैं, लोगों इसके द्वारा ह्यूमन सैटेलाइट आर सेंट इनटू स्पेस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन सेलेस्टियल बॉडीज। अंतरिक्ष में कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स की स्थापना की गई है। अब वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं, हम लोग रॉकेट के द्वारा साइंटिस्ट को बनाते हैं और वहाँ पर जाकर वो स्थापित होते हैं। उसमें कैमरे वगैरह चलते हैं, जिससे कि हमें अंतरिक्ष में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हमें उसकी फ़ोटो और उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। इसके अलावा आजकल जो हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, आज जो हम लोग ऑनलाइन क्लास आप लोगों को दे रहे हैं, या मोबाइल्स है, या नेट है, ये सारी सुविधाएँ हमें किस वजह से मिली है, इन सैटेलाइट के थ्रू ही हमें मिल रही है। आज हम कोई भी घटना पूरे विश्व में कहीं पर भी हो, उसे हम लाइव देख सकते हैं। वो किसकी वजह से देख सकते हैं, उन सैटेलाइट्स की वजह से, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया कि सैटेलाइट्स क्या है, ये समझ में आगे होंगे। तो वही जो उपग्रह मानव द्वारा लगाए गए हैं उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट, और जो नेचुरल है यानी कि जो अपने आप प्राकृतिक रूप से हैं उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। आ गया होगा इतना समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मून। मून आप लोगों ने रात में सबने देखा है। अब मून आप लोग देखते हैं तो क्या सब समय एक समान देखते हैं, नहीं ना। कभी आप देखते होंगे कि मून कभी कभी दिखाई ही नहीं देता है और कभी कभी वो पूरा दिखाई दे रहा है हमें। तो किस तरह से होता है, क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये भी क्या करते हैं, ये जो उपग्रह हैं यानी कि जो भी सैटेलाइट्स हैं एक तरह से क्या कर रहे हैं, ये प्लैनेट्स के क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं, यानी कि खुद ही अपनी दूरी पर भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसी की वजह से जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, है ना, कि जब सूर्य की तरफ जहाँ भाग हुआ वहाँ पर दिन हुआ, और जहाँ पर नहीं पड़ती है सूर्य की रोशनी वहाँ पर क्या होती है, रात होती है। तो उसी प्रकार से जो हमारे मून की जो क्रियाएँ हैं वो भी क्या रहती हैं, घटती और बढ़ती रहती हैं। जैसे कि 15 दिन में हम लोग देखते हैं कि मून हमें बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देता है, और 15 दिन में क्या होता है, मून हमें घटते क्रम में दिखाई देता है। तो जब पूरा मून होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जब फुल मून होता है तो वो दिन कौन सा होता है, पूर्णिमा का होता है। और जिस दिन बिल्कुल भी 15 दिन बाद क्या होता है कि जब हमें मून दिखाई ही नहीं देता है तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूली मून कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मून की क्या है, अलग अलग फॉर्म है। आप लोग 1 मिनट पेज नंबर 102 पे दे रखा है डायग्राम, इसे जरूर देख लीजिएगा। ये इसमें वेरियस फेसेस ऑफ द मून, है ना, ये अलग अलग फेज दे रखे हैं मून के, कि किस तरह से कब मून बढ़ते हुए क्रम में है, जिसको हम लोग आप लोगों ने शायद हिंदी में सुना भी होगा, जिसे हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं, है ना, जब बढ़ते हुए क्रम में होता है। और जब लास्ट में 15 दिन बाद क्या हो जाती है, पूर्णमासी आ जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब हाफ मून होता है तो हम उसे हाफ कहते हैं। और धीरे धीरे जब वो हमने देखा होगा कि एक लाइन दिखाई दे रही है मून की, है ना, फिर उसमें थोड़ा सा और बढ़ गया है हल्का सा, फिर और बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे ये क्या चलता है, मून का क्रम चलता है, और धीरे धीरे लास्ट में लगे 15 दिन बाद जो क्या हो जाता है, फुल मून हो जाता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं,
पूर्णिमा कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे उसको, फुल मून। ये क्या हो गया है, फुल मून। और पूर्णिमा के बाद में आपने देखा होगा कि ये क्रम क्या होता रहता है, घटता चला जाता है ना, धीरे धीरे क्या होता रहता है, घटता चला जाता है। तो और लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो हम लोग हिंदी में उसे क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, या फिर न्यू मून कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मून एक तरह से जो सैटेलाइट्स भी हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं, वो क्या करते हैं, प्लैनेट्स के चक्कर काट रहे हैं और अपनी धुरी पर भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स रहे हैं एस्टेरॉयड, मेटेओर्स और कॉमेट्स। अब ये आप लोगों को बता दिया कि हमारे सोलर सिस्टम में ये 8 प्लैनेट्स हैं ना, 8 ग्रह। इसके अलावा भी हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। उसी में से एक है हमारे एस्टेरॉयड्स। अब एस्टेरॉयड्स क्या हैं ना, एस्टेरॉयड्स आर स्मॉल रॉकी बॉडीज। रॉकी बॉडीज यानी कि चट्टान की एक तरह से चट्टानें हैं, या हो सकते हैं कि पत्थर का रूप है, दैट हैव बीन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स। जो कि प्लैनेट जो बने होंगे, ये माना जाता है कि जब प्लैनेट बने होंगे तो उसमें से कुछ ऐसी पत्थर की चीज़ें रह गई होंगी, है ना। प्लैनेट्स 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि जब वो इतने साल पहले 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले जब प्लैनेट्स बने होंगे, तो उसमें से जब कुछ पत्थर शेष रह गए होंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, वो भी एक तरह से सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं। ठीक है, एस्टेरॉयड भी क्या कर रहे हैं, सूर्य की ही एक तरह से स्मॉल रॉकी बॉडीज है, यानी कि पत्थरों का एक तरह से प्रकार है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि काफ़ी समय पहले जब प्लैनेट्स बने होंगे तो उस समय जब वो छूट गए हैं वो पत्थर, जो कि क्या कर रहे हैं, अभी भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये जो हमारे सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट्स, इसमें ही एक ऐसे ही ये इस प्रकार की ये चट्टानें हैं जो क्या कर रही हैं, सूर्य के चक्कर लगा रही हैं, है ना। तो वही उन्हीं चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड्स कहते हैं। ये अलग अलग ये भी क्या कर रही है, एक तरह से इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर ही घिरी हुई है, इसको घेरे हुए है और ये इसके सूर्य के चक्कर लगा रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं। अब मेटेओर्स या मेटेओर्स और मेटेओर्स ये भी एक तरह से क्या है, टाइनी पीस ऑफ मेटल और रॉक। छोटे छोटे पीस हैं किसके, मेटल के और रॉक के, विच कम इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन एस्टेरॉयड ब्रेकर। अब ये प्रभाव में कब आए थे, जब भी क्या हुए थे, एस्टेरॉयड टूटे थे, है ना, ब्रेकअप हुए थे, तभी ये एक तरह से क्या आए थे, प्रभाव में आए थे मेटेरियल्स या मेटेरियल और या मेटेराइट्स। ये टाइनी पीस ऑफ मेटल और रॉक व्हेन कम इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन एस्टेरॉयड ब्रेकअप, यानी कि जब एस्टेरॉयड टूटे, जब ये चट्टानें बड़े बड़े टूटे, तो जब छोटे छोटे टुकड़े के रूप में आए तो इसके रूप में ये प्रभाव में आए थे मेटेरियल्स के या मेटेरियल्स एंड मेटेरियल्स के। अब ये अलग अलग नाम से इसलिए पुकारे जाते हैं कि कभी कभी ये आपस में टकराकर क्या होते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं। तो लेकिन ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके उसकी ग्रेविटी की वजह से कभी कभी क्या होते हैं, ये ऊपर ही क्या होते हैं, टूट के ख़त्म हो जाते हैं, और कभी कभी यहाँ से भी निकल कर कहाँ आ जाते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पर वो कोई एक तरह से क्या गिर गया है, टुकड़ा गिरा है या पिंड गिरा है, जिसे बोलते हैं हम ना, उल्का पिंड गिरा है या उल्का गिरा है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्या हो गया है, खड्डा हो गया है। तो उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, इन मेटेरियल्स को उल्का या उल्का पिंड हम लोग कहते हैं, है ना। मेटेरियल्स या मेटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का या उल्का पिंड। हम लोगों ने सुना होगा कभी कभी क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में ही खत्म ना होके कहाँ तक आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है, तभी हम लोग उसको क्या कहते हैं, मेटेरियल्स कहते हैं या फिर उल्का पिंड कहते हैं। लास्ट में हमारा कौन सा टॉपिक है, कॉमेट्स। कॉमेट्स आर स्मॉल आइसी बॉडीज। एक तरह से ये बहुत ही
छोटी और आइसी बॉडी है। आइसी से मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि बर्फ की जमी हुई बॉडी है जो रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि क्या कर रही है, रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि सन के चक्कर काट रही है। They glow with the light of the sun as they come close to the and display a visible coma। और ये एक तरह से किससे ग्लो करती है, यानी किससे चमकती है, सन की लाइट से चमकती है और हमें कैसे दिखाई देती है, कॉमा के रूप में, है ना। कैसे दिखाई देती है, कॉमा के रूप में दिखाई देती है, इसलिए ही इसका नाम क्या रखा गया है, कॉमेट्स रखा गया है। एंड समटाइम आल्सो अ टेल, और कभी कभी इसकी क्या दिखाई देती है, पूंछ दिखाई देती है ना, कभी कभी पूंछ दिखाई देती है। These phenomena are both due to effects of solar radiation and the solar wind upon the nucleus of the comet। अब ये जो फिनोमेना है, ये घटना कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती है। किसकी वजह से होती है, सोलर रेडिएशन की वजह से, यानी कि जो सूर्य की रेडिएशन है उसकी वजह से ये घटना कभी कभी हमें दिखाई देती है। और ये जो घटना है हमें जो एक तरह से हमें कितने सालों में दिखाई देती है, 76 ईयर्स में, जिसे हमने क्या नाम दिया गया है, इसे हमने दिया है हेलिस कॉमेट का नाम दिया गया है। और ये हमें कब दिखाई देती है, 76 ईयर्स में, यानी कि 76 साल में हमें दिखाई देती है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986, और इसे हमने जो लास्ट देखा था वो कब देखा था, 1986 में देखा था। अभी भी हम लोगों ने इस समय भी शायद पूरे ढंग से मुझे याद नहीं है, अभी कुछ दिन पहले भी ये दिखाई दिया था। In 1996, a Japanese astronomer discovered the Hekatu comet, named after him, है ना। इसी के नाम पर हेकेतु के नाम पर ही क्या रखा गया था, इसका नाम हेलिस कॉमेट रखा गया था। इज कंसिडर्ड टू बी द ब्राइटेस्ट कॉमेट सीन एवर द लास्ट 20 ईयर, और ये बहुत ही चमकदार कॉमेट था हमारे 20 साल, यानी कि लास्ट 20 ईयर्स में ये सबसे चमकता हुआ कॉमेट्स हमें दिखाई दिया था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं। किसके लिए कहते हैं, क्योंकि ये कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ कॉमा की तरह हमें दिखाई देता है, और कभी कभी इसकी पूंछ भी दिखाई देती है। और ये क्या है, एक तरह से आइसी बॉडी है, यानी कि हम बोल सकते हैं बर्फीली वस्तु है, या वस्तु इस तरह से है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं। और ये कॉमा के शेप में, इसलिए हमें कॉमेट कहते हैं। ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, और जो भी क्वेरी है इसकी आप लोग ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिए।